प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है। आइए तेजी से हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अपने सभी साथियों को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ सके। घटनाक्रम में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह की चीजें हैं और कौन कौन से विषय हमारे सामने आ रहे हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और साथ ही साथ आज के घटनाक्रम से। प्यारे विद्यार्थियों, आज 30 दिसंबर है। आज के दिन सन 1803 में ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली, आगरा और भरूच पर नियंत्रण स्थापित किया था। आज के दिन कहां कहां नियंत्रण हुआ था? दिल्ली, आगरा और भरूच पर। आज के ही दिन 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, आज के दिन 1906 याद रखिएगा। अक्सर परीक्षा प्रश्न आता है कि स्थापना कब हुई थी, तो 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। आज ही के दिन 1949 में भारत ने चीन को मान्यता प्रदान की, यानी जो रिपब्लिक ऑफ चाइना आप देखते हो, माओ से तुंग वाला, उसको मान्यता दी थी भारत ने। भारत की मान्यता देने वाला देश से, ध्यान दीजिए। आज के ही दिन 1943 में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में भारत की आजादी का झंडा लहराया था। आज का दिन है जहां भारतीय आजाद हिंद फौज की सेनाएं वहां पहुंच गई थी और वहां पर हमने झंडा लहराया था। ध्यान दीजिएगा। 1996 में ग्वाटेमाला में गत 36 वर्षों से चला आ रहा गृह युद्ध समाप्त हुआ। ग्वाटेमाला का पिक्चर आपके सामने है और 36 वर्षों से चला आ रहा गृह युद्ध समाप्त हुआ था 1996 में, आज के ही दिन। सारे विद्यार्थियों, घटनाक्रम पर आ जाइए फटाक से और देखिए कौन कौन सी बातें हुई हैं आज के दिन के। पहली घटना है, भारत और जापान आपसी कौशल को बढ़ाने के लिए अगले महीने पहला द्विपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास करेंगे। यह अभ्यास 16 से 26 जनवरी तक हयाकुरा एयरबेस और इसके आसपास के हवाई क्षेत्र ओमिटामा और इरुमा एयरबेस सयामा में आयोजित किया जाएगा। जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ अभ्यास का उद्देश्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना, सामरिक कौशल को बढ़ावा देना, सेनाओं के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना है। अभ्यास में 150 से अधिक भारतीय वायुसेना के कर्मी भाग लेंगे और भारत का सुपर 30 MKSI भी भाग लेगा। देखिए क्या है, ये एक युद्धाभ्यास किसके किसके बीच में हो रहा है? भारत और जापान के बीच हो रहा है। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन तो हो गया कि भारत और जापान के बीच कब से कब हो रहा है? 16 से 26 जनवरी हो रहा है। और उद्देश्य क्या है? हमारे सैन्य बेस को, हमारी सैन्य सहयोग को, हमारी सैनिक जो समझ है उसे बढ़ाना। ठीक है, इसे ध्यान रखने की आवश्यकता है। 150 से अधिक लोग हमारे भारतीय वायुसेना के भाग ले रहे हैं और जो सुखोई MKSI सुपर 30 हमारा जो विमान है वो पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, वो भी भाग ले रहा है। तो ये भारत के विमान भी यहाँ पर लगे हुए हैं और साथ में 150 से अधिक हमारे भारतीय वायुसेना के कर्मी भाग ले रहे हैं। ये सारा कार्यक्रम जो है कहाँ हो रहा है? 26 जनवरी तक हयाकुरा एयरबेस और इसके आसपास के हवाई क्षेत्र ओमिटामा और इरुमा एयरबेस सयामा में आयोजित किया जा रहा है। तो 3 जगह आपको याद रखनी है, हयाकुरा और कहां पर हो रहा है? ओमिटामा, और कहां हो रहा है? इरुमा एयरबेस सयामा में, सयामा।
इस बात को याद रखिएगा, तीनों स्थान तो अच्छा रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, कल 31 दिसंबर है और साल का आखिरी दिन है। आने वाला वर्ष 2023 प्रारंभ होने वाला है। हालांकि अंग्रेजी वर्ष है, लेकिन हम लोग सभी तरह के वर्ष को सेलिब्रेट करते हैं और कैलेंडर भी हमारे इसी अनुसार संचालित हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ मिशन इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम हर वर्ष होता रहा है और वो नव वर्ष के आगमन पर करते रहे हैं। तो उसमें रामचरितमानस का पाठ है। सभी विद्यार्थी जो जहाँ से भी जुड़े हों सब शामिल हों और उस कार्यक्रम का हिस्सा बने। नए वर्ष में 2022 जैसा भी गुजरा है, ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने देवी देवता अल्लाह से, गॉड से प्रार्थना करें कि आने वाला वर्ष आपके लिए सुखद हो। जो जिस उद्देश्य के लिए मिशन से जुड़ा है उसका वो उद्देश्य पूरा हो। आइए अगले घटनाक्रम पर चलते हैं। ड्रोन विनिर्माता कंपनी गरुड़ एयरोस्पेस को स्वदेशी किसान ड्रोन के लिए नागर विमानन महानिदेशालय से टाइप सर्टिफिकेशन और आरपीटीओ मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि किसान ड्रोन कृषि उद्देश्यों के लिए है और इसे टाइप प्रमाणन जीएएजी मॉडल के लिए मिला है। डीजीसीए का टाइप प्रमाणन गुणवत्ता जांच के आधार पर दिया जाता है। इसे मानव रहित यान की सख्त जांच के बाद ही जारी किया जाता है। तो ड्रोन विनिर्माता कंपनी है, इसका नाम है गरुड़ एरोस्पेस, नाम याद रखिएगा। इसने क्या किया है, स्वदेशी किसान ड्रोन, इसके लिए इसको मंजूरी मिल गई है। तो इसका नाम याद रखना है। अभी बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं, तो इसका नाम याद रखना है गरुड़, क्या है, गरुड़ एरोस्पेस। और क्या हुआ है, किसान ड्रोन, इसकी मंजूरी मिली है। और कैसा है ये, स्वदेशी किसान ड्रोन है, जिसे सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। अभी आने वाले घटनाक्रम में और बातें इसमें जुड़ेंगी, हम उन्हें भी लेके कवर अप करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगले घटनाक्रम पर आ जाइए। फीफा ने आधिकारिक तौर पर 2022 विश्व रैंकिंग की घोषणा की है और ब्राजील अपने नंबर 1 स्थान पर कायम है। और 22वां फीफा पुरुष विश्व कप 2022 चैंपियन अर्जेंटीना दूसरे स्थान पर है। 2022 फीफा ग्लोबल में अपनी उपलब्धियों के बाद मोरक्को फीफा विश्व कप रैंकिंग में 22वें से 11वें स्थान पर पहुंच गया है। और विश्व कप खिताब जीतने के बाद भी अर्जेंटीना फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर नहीं पहुंच पाया और एक स्थान के फायदे के साथ दूसरे नंबर पर है। तो फीफा ने, जो फेडरेशन है, उसने 2022 की विश्व रैंकिंग की घोषणा की है और उसमें ब्राजील नंबर 1 है। तो ध्यान रखना है, नंबर 1 पूछा जाए कौन है तो ब्राजील नंबर 1 है। और अर्जेंटीना कहां पर है, अर्जेंटीना नंबर 2 पर है। बस याद रखिएगा, इस रैंकिंग में 2 क्वेश्चन अगर आप सामने आते हैं तो आप याद रखिएगा। हालांकि विश्व कप बन गया अर्जेंटीना, लेकिन इसके बावजूद भी रैंकिंग जो है वो चेंज नहीं हो पाई है, अभी दूसरे पर ही है। बेथ मीड को 2022 के लिए बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, क्योंकि वह टूर्नामेंट की खिलाड़ी और यूरो 2022 में शीर्ष स्कोरर थी। बेथ मीड ने वेम्बली में फाइनल में जर्मनी को हराकर इंग्लैंड की पहली बड़ी महिला फुटबॉल ट्रॉफी जीती। 27 वर्षीय ने 2022 के पुरस्कार के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के लिए बैन स्टॉक्स और रॉनी ओसुल्लीवन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की थी। तो ये क्या कहा जा रहा है कि बेथ मीड को क्या किया गया है, 2022 के लिए बीसीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार, ये नाम याद रखना है, इसके लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, इनका नाम है बेथ मीड और इन्होंने जो है इस फुटबॉल की ट्रॉफी को जीता है। ये फुटबॉल की खिलाड़ी है बेथ मीड, बेथ मीड ये फुटबॉल की खिलाड़ी हैं और इन्हें जो है सम्मानित किया गया है बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से, याद रखिएगा। पांचवी खबर क्या है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया है। अनुराग ठाकुर ने क्या लॉन्च किया है, खेलो इंडिया डैशबोर्ड।
यह एक अनूठा वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो खेलो इंडिया योजना की विभिन्न पेशकशों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। खेलो इंडिया योजना और खेलो इंडिया आयोजनों से संबंधित सभी सांख्यिकीय आंकड़े डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे। यह खेल के बुनियादी ढांचे के विकास, फिट इंडिया और खेल के मैदान के विकास के संबंध में हुई प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको याद रखना है कि कौन सा है खेलो इंडिया डैशबोर्ड। खेलो इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है, तो इतना आपको याद रखना है, इस चीज को ध्यान रखना है कि ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। जिसका उद्देश्य है कि खेल की स्थिति को बेहतर करना। अंटार्कटिका के एम्परर पेंगुइन 2100 तक विलुप्त हो सकते हैं। अध्ययन में पाया गया है कि अंटार्कटिका का जैव विविधता के लिए खतरों को कम करने के लिए प्रमुख रणनीतियों को लागू करने के लिए प्रतिवर्ष सिर्फ 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। यह लगभग 84% स्थलीय पक्षी, स्तनपायी और पौधों के समूहों को लाभान्वित करेगा। देखिए, जो पेंगुइन है ये बहुत बड़ी मात्रा में जो है पाई जाती है अंटार्कटिका में, आपने देखा होगा पिक्चर्स के माध्यम से, और 2100 तक लुप्त होने की, एक्सटिंक्ट होने की संभावना है। वैसे भी हमारे क्रियाकलापों से बहुत सारे जीव इस पृथ्वी से विलुप्त होते जा रहे हैं, उनके बारे में समय समय पर मैंने आपको अपनी क्लासेस में चर्चा भी की है। तो पेंगुइन के बारे में जो बात हो रही है इसे याद रखिएगा कि 2100 की बात हो रही है। क्या होगा? पेंगुइन ये विलुप्त हो जाएगा अगर इस तरह की सहायता और इस तरह के प्रोग्राम लागू नहीं किए गए, तो इस पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अंटार्कटिका में मानव का जो दखलंदाजी है, जो इंटरफेरेंस है, जो वहां पर मानव के एंट्रेंस है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वहां का वातावरण चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पर जो है पेंगुइन जैसे जीवों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने बैठक में 24 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति को मंजूरी दी है। कुल 84,328 करोड़ रुपए के प्रस्तावों में भारतीय सेना के 6, भारतीय नौसेना के लिए 10 और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 प्रस्ताव शामिल हैं। डीएसी की यह अद्वितीय पहल न केवल सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करेगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए रक्षा उद्योग को पर्याप्त बढ़ावा देगी। तो ये 24 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए मंजूरी दी गई है, जिसकी कुल कीमत कितनी है? 84,328 करोड़ रुपए। भारतीय नौसेना के लिए 10 हैं, भारतीय सेना के लिए 6 हैं और तटरक्षक बल के लिए 2 हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इनके लिए आवश्यक प्रस्तावों की बात की जा रही है। तो ये एक उद्देश्य है। तो आपको खाली ये 24 प्रस्ताव याद रखने हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे अभी कुछ ही दिनों पहले पूछा था, प्रस्ताव याद रखिएगा, ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने इस संदर्भ में मंजूरी दी है। सेना का आधुनिकीकरण एक बहुत आवश्यक मुद्दा है। अगर आधुनिकीकरण नहीं है तो हम कैसे उनका सामना करेंगे जो हमारे सामने आधुनिक हथियारों के साथ खड़े हैं। इस उद्देश्य से सेना का आधुनिकीकरण बहुत आवश्यक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में अटल उष्मायन केंद्र ने वाणिज्यिक उत्पादों में नई तकनीकों के उष्मायन के लिए एमएसएमईज के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुसंधान प्रयोगशालाओं से बाजार में उत्पादों के रूपांतरण में तेजी लाने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में अटल उष्मायन केंद्र के लॉन्च के उपलक्ष्य में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो लघु उद्योग हैं, एमएसएमईज हैं, उनके संदर्भ में कहा जा रहा है कि 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसने किए हैं? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में अटल उष्मायन केंद्र ने इसने किया है समझौता। किस संदर्भ में? एमएसएमईज के साथ समझौते किए हैं ताकि प्रयोगशालाओं से बाजार में उत्पादों के रूपांतरण में तेजी लाने के लिए, तो जो बाजार में उत्पाद आएंगे उनके संदर्भ में तेजी लाने के लिए इस दिशा में समझौता किया गया है। तो इतना बस जानकारी रखिए, बाकी अभी और चीजें डिटेल आएंगी आपके पास
समझौते के बिंदु आएंगे तो हम लोग उन्हें भी देखेंगे। केटो सोरा ने मलेशिया में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। गेटो सोरा, इनका नाम याद रखिएगा, गेटो सोरा। गेटो सोरा। पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये नाम है, बहुत बड़े कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, पुष्प कमल दहल प्रचंड। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने एक सीरीज आने वाली है क्वेश्चंस की, इसका फटाफट जवाब आपको देना है। हाल ही में सरकार ने कब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त खाद्यान्न को मंजूरी दी है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउअडेज, इसको ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है कि हाल ही में सरकार ने कब तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त खाद्यान्न को मंजूरी दी है। ये नई घोषणा अभी तुरंत लॉन्च हुई है। ऑप्शन ए दिसंबर 2022, ऑप्शन बी दिसंबर 2023, ऑप्शन सी मार्च 2024, ऑप्शन डी जनवरी 2025। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है दिसंबर 2023। सरकार ने ये नई मंजूरी दी है और ये कहा गया है कि दिसंबर 2023 तक जो है मुफ्त खाद्यान्न जैसे मिल रहा था वैसे ही मिलता रहेगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि एनएफएसए के तहत अब 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा। देखिए, बहुत बड़ी योजना है और आप जानते हो इतने लोगों को कई वर्षों से मुफ्त खाद्यान्न मिल रहा है। कोविड प्रभाव के चलते सबके खाद्यान्न की गति को बढ़ाए रखा है सरकार ने। इस पर 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2023 के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी मंजूरी दे दी है। तो इस पर चर्चा हमारी आपसे कल हुई थी। ये ध्यान रखेंगे कि ये योजना कब तक के लिए लागू कर दी गई है। ये है आपकी दिसंबर 2023 के लिए मुफ्त खाद्यान्न योजना, और इसका वहन कौन करने जा रहा है? केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट करने जा रही है। ध्यान रखिएगा इसका। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में मिलने की पूरी उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 2, आरबीआई के संशोधित बैंक लॉकर नियम कब से प्रभावी होंगे? बैंक लॉकर नियम कब से प्रभावी होंगे? आरबीआई के कुछ बैंक लॉकर नियम आए हैं जो कब से प्रभावी होने की बात की जा रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है 1 जनवरी 2023 से। कब से होंगे? 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा इसको, ये आपका अच्छा प्रश्न बन रहा है। आरबीआई ने भारत में बैंकों से मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ अपने लॉकर समझौतों को 1 जनवरी तक नवीनीकृत करने को कहा है। सभी मौजूदा लॉकर ग्राहकों को नए लॉकर व्यवस्था के लिए पात्रता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आरबीआई के अनुसार सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को 180 दिनों से कम नहीं की अवधि के लिए संरक्षित रखा जाना चाहिए। तो ये 180 दिन की रिकॉर्डिंग के लिए कहा जा रहा है और 1 जनवरी तक नवीनीकृत करने के लिए कहा है आरबीआई ने। ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, इसे आपको दिमाग में रखना होगा। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची 2022 में अपनी जगह किस खिलाड़ी ने बनाई? तो इसमें भारत की बात हो रही है या कौन आदमी आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि 2022 में जो सूची जारी हुई है फोर्ब्स के द्वारा, उसमें 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले जो खिलाड़ी हैं उसमें महिला एथलीटों की सूची में किसने जगह बना ली है? तो ऑप्शन ए है नाओमी ओसाका, ऑप्शन बी सरेना विलियम्स, ऑप्शन सी पीवी सिंधु, ऑप्शन डी इंग्रा स्विक।
प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर है पीवी सिंधु। ये इन्होंने जगह बनाई है टॉप 25 में, जो फोर्ब्स की सूची जारी हुई है। अच्छा प्रश्न है आपके लिए, ध्यान रखना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, पर डे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको बराबर लगे रहना होगा। धीरे धीरे करके हम एक बहुत बड़े ज्ञान के भंडार को इकट्ठा कर सकते हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में जगह पाने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु को शीर्ष 2025 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में 12वें नंबर पर रखा गया है। यानी इनकी पोजीशन 25 में कहां पर है? 12वें पर है। इस सूची में जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर जगह बनाई। नाओमी ओसाका, इनका नाम याद रखिएगा, नाओमी ओसाका। कहां की हैं ये? जापान की हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। और भारत की जो हमारी खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, इनका स्थान कौन सा है? 12वां है, याद रखिएगा। टॉप 25 में हमारे भारत की 12वें स्थान पर है, एकमात्र महिला एथलीट हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस राज्य में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? खेल विज्ञान केंद्र, अनुराग ठाकुर के बारे में आप जानते हैं, अभी युवा राजनेता हैं, और इन्होंने कहां पर उद्घाटन किया है बताना है आपको। कर्नाटका, केरला, गोवा और छत्तीसगढ़। सारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटका। यानी इन्होंने खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहां किया? कर्नाटक में किया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कर्नाटक में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। खेल विज्ञान केंद्र खेल वैज्ञानिकों और एथलीटों को एक साथ लाएगा। उद्घाटन के दौरान मंत्री ने कहा कि निकट भविष्य में कई और खेल विज्ञान केंद्र खुलेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कर्नाटक के 8 जिलों में एक एक खेल विज्ञान खोलने की पहल करेगी। तो कुल मिला के जो खेलो इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, यानी खेल को बढ़ावा देना, उसी दिशा में सारे कार्य हो रहे हैं, और उसी लिए ये खेल विज्ञान केंद्र खोला गया है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। वित्त मंत्रालय ने नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद कितनी है? 2022-23 की पहली छमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद कितनी है? यानी ये सकल घरेलू उत्पाद की जीडीपी की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए 8.3, ऑप्शन बी 9.3, ऑप्शन सी 9.6, ऑप्शन डी 9.7। फटाफट बताइए प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है 9.7। याद रखिएगा, क्या है ये? जीडीपी। वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर औसतन 9.7% रही है। मंत्रालय के मध्य वर्ष के व्यय और राजस्व वितरण में इसकी घोषणा की गई। तो 9.7 को आप याद रखिएगा, ये आपका आंसर था। प्यारे विद्यार्थियों, कल संस्था में रामचरितमानस के पाठ का आयोजन हो रहा है, जिसमें आपकी निश्चित रूप से आपको 8:30 8:15 तक पहुंचने की हर हाल में आवश्यकता है, ताकि चीजों को हम बेहतर कर सकें और इस अच्छे कार्य में, एक पवित्र कार्य में हम सब लोग शामिल हों, ताकि आने वाला वर्ष भी हमारे लिए सुखद हो और एक ईश्वर के नाम के साथ हम जो है अपने आगे के जीवन की शुरुआत करें, आगे वर्ष की शुरुआत करें। ऐसा करेंगे हम लोग कल, और कल मुलाकात होगी। हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य क्या है? क्या कहा जा रहा है? लोकसभा में पेश किए गए जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य क्या है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेजिंग द इंटरटेनमेंट टैक्स, इंक्रीज इन जीएसटी फीस, इंक्रीज इन ट्रैफिक। इसका उद्देश्य क्या है ये बताना है हमें। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसका उद्देश्य है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने में आसानी।
व्यापार करने में आसानी, ये इसका उद्देश्य है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये परीक्षा के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। हाल ही में लोकसभा में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास बिल पेश किया, जो व्यापार में आसानी को बढ़ावा देना चाहता है। यह बिल 42 अधिनियमों में से 183 प्रावधानों में संशोधन करके मामूली अपराधों को कम करने का प्रयास करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि व्यापार में आसानी का उद्देश्य है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण किस प्रकार का कैंसर होता है? ह्यूमन पैपिलोमा, ऑप्शन ए ब्लड कैंसर, ऑप्शन बी ब्रेन कैंसर, ऑप्शन सी सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन डी लीवर कैंसर। सारे विद्यार्थियों ये ध्यान रखिएगा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है। क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर, याद रखिएगा। अधिकांश सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से जुड़े होते हैं और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन इसके अधिकांश मामलों को रोक सकता है। इन लड़कियों या महिलाओं के इस वायरस के संपर्क में आने से पहले उन्हें यह वैक्सीन लगाया जाता है। हाल ही में इसके टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय तकनीक सलाहकार समूह ने 9 से 14 वर्ष की किशोरियों के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम HPV वैक्सीन शुरू करने की सिफारिश की है। तो ये लड़कियों के संदर्भ में ज्यादा ध्यान देने की बात है, इनके लिए कहा जा रहा है। और अगर वैक्सीन लगा दी जाती है तो इससे इनके बचाव की संभावनाएं रहती हैं। इस उद्देश्य से हमारे यहाँ पर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम ये शुरू किया गया है, ये बात याद रखनी है। तो हमने आपको जो बताया है याद रखिएगा, सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन किस शहर में स्थापित किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, फटाफट जवाब दीजिए। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन किस शहर में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए जामनगर गुजरात, ऑप्शन बी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी जयपुर राजस्थान, ऑप्शन डी चेन्नई तमिलनाडु। सारे विद्यार्थी हमने आपको बताया हुआ था ये जामनगर गुजरात, इसका आंसर याद रखिएगा। क्या कहा गया है? जामनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। जामनगर गुजरात, जामनगर गुजरात में रिलायंस की बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जामनगर गुजरात में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ही इसको स्थापित किया जा रहा है। जामनगर गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन अब आकार ले रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन जामनगर में दुनिया का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित कर रहा है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता का अधिकतम इस्तेमाल करना और वैश्विक आबादी के स्वास्थ्य में सुधार करना। तो देश ध्यान रखिएगा, दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा क्षमता का अधिकतम इस्तेमाल करना और वैश्विक आबादी के स्वास्थ्य में सुधार करना, इस उद्देश्य से ये चीजें यहाँ पर स्थापित हो रही हैं जामनगर में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में किस देश में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया है जिसके बाद वहां 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है? देखिए कितना जो है आंदोलन हो रहा है, अपना लिंग बदलने के लिए चीजें हो रही हैं। क्या कहा जा रहा है? 16 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है। अगर मेल है तो वो चाहे तो फीमेल बन जाए, जीवन में दोनों तरह की इच्छाएं पूरी कर ले, है ना। तो कौन सा देश है जहां पर ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इसको।
ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी स्पेन। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्पेन। जहां पर ये चीजें आ रही हैं तो ध्यान रखिएगा, 16 साल से ऊपर का आदमी अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है। हाल ही में स्पेन देश में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया, जिसके बाद वहां 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है। ट्रांसजेंडर अधिकारी संगठनों के अनुसार यह बिल एलजीबीटी अधिकारों के लिए पहले और बाद में है। कुछ नारीवाद प्रचारकों के अनुसार जैविक सेक्स की अवधारणा को लैंगिक आत्मनिर्णय से खतरा है। तो अब ये सब ज्ञान की बातें हैं, यहाँ आपको बस खाली इतना याद रखना है कि 16 साल से ऊपर अगर गए और मन है कि हमें पुरुष से मेल से फीमेल होना है तो हो जाइए, और फीमेल से मेल होना है तो हो जाइए। ये स्पेन में कानून आया है इसके बारे में। भारतीय शिल्प के संबंध में डोकरा क्या है? डोकरा, भारतीय शिल्प के संदर्भ में डोकरा के संदर्भ में डोकरा क्या होता है, ये प्रश्न है। ऑप्शन ए टेपेस्ट्री, ऑप्शन बी मेटल क्राफ्ट, ऑप्शन सी वुड टर्निंग, ऑप्शन डी चिप कार्विंग। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेटल क्राफ्ट। क्या है? मेटल क्राफ्ट, ये है आपका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। डोकरा क्या है? डोकरा, तो डोकरा है मेटल क्राफ्ट से संबंधित। कोलकाता का लाल बाजार डोकरा धातु शिल्प यानी मेटल क्राफ्ट का केंद्र बन गया है। कहां पर? कोलकाता का लाल बाजार, ध्यान दीजिएगा। तो डोकरा धातु शिल्प यानी मेटल क्राफ्ट का केंद्र बन रहा है। ढोकरा या डोकरा अलौह धातु की ढलाई शिल्प है, जिसमें लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तरह की धातु की ढलाई का उपयोग भारत में 4000 से अधिक वर्षों से किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये पुरानी परंपरा है जो हमारे यहाँ पर हो रही है, इसे ध्यान रखिएगा। लाल बाजार कोलकाता में इसका काफी तरह से प्रचलन है। प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज जो है हमेशा निरंतर आपके साथ खड़ा है। हाँ, संस्था के कुछ अपने मापदंड हैं, अनुशासनहीनता, इन चीजों को हम पसंद नहीं करते। हमेशा विद्यार्थी के साथ खड़े रहते हैं। हमारे यहाँ छात्राएं और सभी लोग पूरी तरह से एक स्वच्छंद रूप में अध्ययन करते हैं और उनके अंदर ये भाव रहता है कि हमें आगे बढ़ना है, सपनों को साकार करना है। तो ऐसे में मिशन परिवार उनके साथ तत्पर है। जीडी के लिए जो हमने विशेष प्रोग्राम लॉन्च किया है, उस प्रोग्राम का समापन होने जा रहा है। बहुत तेजी से सभी विषय कंप्लीट हो रहे हैं। हिंदी कंप्लीट हो गया है, रीजनिंग कंप्लीट हो गया है, मैथ्स में भी कंप्लीट होने जा रहा है, और साथ में मेरा पार्ट भी पूरा जीएस भी कुछ कंप्लीट होने जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे विद्यार्थी सफल होंगे। इस संदर्भ में टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जो हमारा मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से चैनल है, तो जो विद्यार्थी इसमें मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारे गूगल प्ले स्टोर में जा करके, जब गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे तो वहां उनके सामने मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से एप्लीकेशंस आएंगे। तो एक मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के सामने नीचे लिखा होगा संजय सिंह परिहार, संजय सिंह परिहार डिप्लोवर में देखिएगा वहां पर। तो आप उसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आप उसमें ज्वाइन करेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज कोई भी विद्यार्थी उसे ज्वाइन कर सकता है और उसमें उसको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है नए साल में, जनवरी में, नए वर्ष में। और उसको टेस्ट मिलेंगे, वहां पर उनके आंसर्स मिलेंगे, उनका उससे एक उसका रिवीजन होगा कैसे क्या करना है। तो ये सारी चीजें संस्था करने जा रही है, इसका लाभ आपको मिलने जा रहा है। तो जो भी बच्चे इसमें जुड़े हैं मैं उन्हें ज्वाइन करा दूंगा। जो संस्था में ऑफलाइन है उन्हें तो पता ही है, और नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा। बाकी जो विद्यार्थी यहाँ से नहीं है, कहीं से भी हमें देख रहे हैं, वो मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर लीजिए, वहां से उन्हें कलेक्ट करने का अवसर मिलेगा। अभी आज और कल 10-10 क्वेश्चन की सीरीज ही चलेगी। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे 40 क्वेश्चन की सीरीज पर और तेजी से उस पर कार्य करेंगे ताकि आपको ज्यादा अच्छे प्रश्न मिल सके और अच्छी तैयारी हो सके। अपना ख्याल रखिए, सकुशल रहिए, जीवन पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करिए। ईश्वर आपकी मदद करे। जय हिंद।